Welcome to Amit Study Life, NCERT Geography Class 6, Chapter 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग नीचे ऊंचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें से धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठी जाती है, जो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास को भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंची कुछ पर्वतों के नाम बताइए। दूसरी यह वह प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल द्वारा, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पर्वत बनाना। पहला, आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। दूसरा, कागजों को मेज पर रखिए। तीसरा, कागजों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। चौथा, कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तब ये एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएगी। पांचवा, इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसी भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिसे आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ एक धरातल खड़ी ढाल वाली होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चित्र 5.1। पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वालित पर्वत, भूस्रोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वालित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस चित्र 5.1 के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है एवं इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुरानी वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भूस्रोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उच्चखंड, आष्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को रोडिका, भ्रस,
ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी क्रियाएं के कारण बनते हैं। अफ्रीकी का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थिति हिमानियों में होती है। जलाशयों के जल को लोग तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरी उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के संचालित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थान के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी ऊंचा है। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन पठार पुराने पठार में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार 5.1 विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिनकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उनके खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यही नदियों ऊंची से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी पर स्थित मुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक के जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठार में रमणीय स्थल होती है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र के तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदानी काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मित तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा वे उन्हें अपरदित कर देते हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं।
इन्हीं निक्षेपित को मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने तथा खेतों के लिए यह समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेत के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक होती है। अधिक जनसंख्या वाली क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें पाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से अधिक आसान होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होते हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत से विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाएं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें से आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्राकृतिक के इन महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वच्छ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जलवायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक अवस्थाएं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताएं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। चित्र संख्या 1 से 2 तथा 7 में दिए गए स्थल रूपों के नाम बताइए। चित्र संख्या 9 में देखे गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है। चित्र संख्या 3, 6, 8 तथा 9 आपको कौन कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। चित्र संख्या 4 और 5 में किस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं। चित्र संख्या 3 तथा 8 में दिखाई गए जल क्रीड़ाओं के बारे में बताइए। चित्र संख्या 1 तथा 10 में दिखाए गए परिवहन के साधनों के बारे में बताइए। अभी चैप्टर खत्म हो गया। जय हिंद।